डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था प्रोटीन का और अपनों ने प्रोटीन की डेफिनेशन देखी थी और संगठन देखा था। उसके बाद में देखा था कि प्रोटीन में कैसे उसका जल अपघटन करते हैं तो पेप्टाइड बनता है, फिर जल अपघटन करते हैं तो अमीनो अम्ल बनता है। और रिजल्ट निकला था कि प्रोटीन में वास्तव में क्या होते हैं, ये अमीनो अम्ल के क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जिनमें हजारों संख्या में क्या रहते हैं, अमीनो अम्ल जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद में कुछ डेफिनेशन आती है, जैसे अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, प्रोटीन होते हैं उनको प्रोटीन को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, या अमीनो अम्लों को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है अपने अमीनो अम्ल किसे कहेंगे। तो अमीनो अम्ल की डेफिनेशन पहले ही बताई थी आपको मैंने कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हो, अमीन समूह भी प्रेजेंट हो और कौन सा समूह प्रेजेंट हो, कार्बोक्सिलिक समूह भी प्रेजेंट हो, उस कार्बनिक यौगिक को अपने किस में काउंट करेंगे, अल्फा अमीनो अम्ल में काउंट करेंगे, या फिर अमीनो अम्ल भी बोल सकते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल भी दे सकता है वो आपको, अल्फा अमीनो अम्ल भी बोल सकता है कि अल्फा अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, या फिर डायरेक्ट बोल सकता है वो कि अमीनो अम्ल किसे कहते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या होता है, अमीनो समूह भी प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक समूह भी प्रेजेंट होता है, उसे अपने किस में काउंट करेंगे, अमीनो अम्ल में काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दे रखा है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का ये सूत्र है NH2CH2COOH। ये कौन सा समूह है, अपने को पता है ये कार्बोक्सिलिक समूह है, और ये कौन सा समूह है, अमीन समूह है। मतलब एक कार्बनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कौन सा समूह प्रेजेंट है, अमीन समूह भी प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक समूह भी प्रेजेंट है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, अपने अमीनो अम्ल बोल देते हैं, अमीनो अम्ल बोल देते हैं। ये जो ग्लाइसिन है वो है क्या, अमीनो अम्ल है। उसी प्रकार से जो वेलिन की संरचना देखते हैं अपने, तो वेलिन में क्या हो रहा है, एक अमीनो समूह भी प्रेजेंट है, दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह भी प्रेजेंट है। तो अपनों ने अमीनो अम्ल की जो डेफिनेशन दी है ऊपर कि ऐसा समूह जिसमें क्या हो, एक अमीन समूह प्रेजेंट हो और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह भी क्या हो, प्रेजेंट हो, उस कार्बनिक यौगिक को क्या बोलेंगे, अमीन बोलेंगे, सॉरी अमीनो अम्ल बोलेंगे। इसमें भी क्या है, एक अमीन समूह प्रेजेंट है और एक कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है, इसलिए वेलिन भी क्या है, अमीनो अम्ल है। इसी प्रकार से और यौगिक आते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया। जितने प्रकार के अमीनो अम्ल होंगे उन सब में क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह प्रेजेंट होंगे, इसलिए उनको किस में काउंट कर लेंगे, अपने अमीनो अम्ल में काउंट कर लेंगे। अपने को ज्यादातर सूत्र याद नहीं रखना, लेकिन अमीनो अम्ल की जब आपसे डेफिनेशन पूछे तो उसमें आपको एक एग्जांपल तो जरूर ही देना होगा। जैसे ग्लाइसिन का दे सकते हो या फिर वेलिन का दे सकते हो, दोनों में से कोई का भी एक एग्जांपल दो और उसमें दिखा दो कि एक अमीनो समूह भी प्रेजेंट है, दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह भी क्या है, प्रेजेंट है। इसलिए इस कार्बनिक कंपाउंड को किस में काउंट कर रहे हैं, अपने अमीनो अम्ल में काउंट कर रहे हैं। ये अमीनो अम्ल की सिंपल सी डेफिनेशन थी। उसके बाद में आता है कि ये जो अमीनो अम्ल है, प्रकृति के अंदर टोटल 20 अमीनो अम्ल ज्ञात है। 20 क्या अमीनो अम्ल ज्ञात है, जो आपस में क्या होते जाते हैं, संयुक्त होते जाते हैं और अनंत प्रकार के क्या कर लेते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्योंकि अपनों ने देखा था कि प्रोटीन बनता कैसे है, तो जब प्रोटीन का जल अपघटन कराया था अपनों ने, प्रोटीन का जल अपघटन कराया था तो पेप्टाइड बना था, और पेप्टाइड का फिर जल अपघटन कराया तो क्या बना था, अमीन बना था, अमीन अम्ल बना था, जिसे अल्फा अमीन अम्ल बोल रहे थे अपने। तो अपनों को पता है कि जो अमीनो अम्ल होंगे वो आपस में क्या होंगे, संयुक्त होकर पेप्टाइड का निर्माण करेंगे। ऐसे बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी जो क्या होगी, फिर प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो 20 अमीनो अम्ल है प्रकृति के अंदर ज्ञात, प्रकृति के अंदर टोटल कितने अमीनो अम्ल ज्ञात है, तो 20 अमीनो अम्ल ज्ञात है, जो आपस में क्या होते जाते हैं, संयुक्त होते जाते हैं अनंत प्रकार से। अनंत प्रकार का मतलब कि कैसे भी ये संयुक्त हो सकते हैं, इनकी कोई ये कंडीशन नहीं है कि इसके साथ ये जुड़ेगा, कैसे भी ये संयुक्त होकर क्या कर लेते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो ये अमीनो अम्ल टोटल है 20 है प्रकृति के अंदर, जो आपस में क्या होते जाएंगे, संयुक्त होते जाएंगे, संयुक्त होकर किसका निर्माण कर लेंगे, प्रोटीन का निर्माण कर लेंगे। ये जो 20 अमीनो अम्ल है ये क्या होते हैं, पेड़ पौधों में या फिर क्या होते हैं, मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अमीनो अम्ल भी होते हैं जो उच्च प्रकार के जो प्राणी होते हैं, जैसे अपने
उच्च प्रकार के प्राणी मतलब अपने ही अपनों में क्या सोचने की क्षमता है, दूसरे अपने को समझने की क्षमता है, ऐसे प्राणियों को अपने क्या बोल देते हैं, उच्च प्राणी बोल देते हैं। जैसे जीव जंतु है उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती इतनी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, निम्न प्राणी बोल देते हैं। तो उच्चतर जो प्राणी होते हैं मतलब अपने मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर टोटल 10 अमीनो अम्ल क्या होते हैं, मिलते नहीं है। नहीं मिलने का कारण कि ये बाहर से अपने को क्या करना पड़ता है, इनको लेना पड़ता है। ये 10 अमीनो अम्ल जो क्या होते हैं शरीर के अंदर निर्मित नहीं होते हैं, उन 10 अमीनो अम्ल को अपने क्या बोल देते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल बोल देते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो हमारे शरीर में बन नहीं रहे, इनको आवश्यक अमीनो क्यों बोलेंगे? जो शरीर के अंदर बन रहे हैं उनको तो अपने अनावश्यक अमीनो अम्ल बोलेंगे, और जो नहीं बन रहे उनको क्या बोलेंगे, आवश्यक बोलेंगे। क्योंकि अपने को ये भी पता है कि कोई चीज जो अपने पास होती है उसकी वैल्यू अपने को नहीं होती, लेकिन जैसे वो चीज दूर हो जाती है अपने को उसकी वैल्यू होती है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जो अमीनो अम्ल बन रहे हैं उनकी वैल्यू नहीं है, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं, अपने अनावश्यक अमीनो बोल रहे हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल अनावश्यक कौन से होंगे, जो शरीर में बनेंगे, शरीर में बनेंगे। जैसे ये शरीर में बनने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो अपने इसे क्या बोलेंगे कि अपने में ये क्या हो रहा है, अमीनो अम्ल नहीं बन रहा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, अपने लिए आवश्यक हो जाएगा। जो अमीनो अम्ल क्या होते हैं शरीर के अंदर बनते हैं, जिन्हें अपने बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, बाहर से मतलब भोजन के माध्यम से या अन्य कोई खाद्य सामग्री के माध्यम से अपने को बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, उन अमीनो अम्ल को अपने किस में काउंट कर लेते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल में काउंट कर लेते हैं। लेकिन ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनेंगे, लेकिन उसको अपने क्या होगी, शरीर में जरूरत होगी, और उसके लिए अपने क्या करेंगे, बाहर से उसे ग्रहण करेंगे, मतलब भोजन के माध्यम से या अन्य कोई चीज के माध्यम से उसे क्या करेंगे, शरीर के अंदर लेंगे, तो वो कौन से अमीनो कहलाएंगे, आवश्यक अमीनो कहलाएंगे। ऐसे टोटल 10 अमीनो अम्ल है, वो अपने को याद भी रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि कौन से अमीनो अम्ल है जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, उदाहरण दीजिए, तो वो 10 के 10 अपने को लिख के दिखाने होंगे। तो आवश्यक अमीनो अम्ल की डेफिनेशन होगी कि ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता हो, जिन्हें बाहर से भोजन से लेना होता हो और जिनकी कमी से क्या हो जाती है, शरीर की वृद्धि और विकास प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, रुक जाती है, यहाँ तक कि क्या हो जाता है, शरीर में मृत्यु भी हो जाती है। अब जैसे अपनों ने देखा था कि हीमोग्लोबिन होता है, वो भी क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, लेकिन वो क्या होता है, शरीर के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जिसे अपने किस में काउंट करते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल में काउंट करते थे। रक्त के अंदर पाया जाता है, अपने को ये भी पता है कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रक्त के अंदर पाया जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन अगर रक्त में क्या हो जाए, कमी हो जाती है, तो अपने को पता है ना कि सांस लेने में क्या होने लग जाती है, प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो रक्त के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन की कमी आएगी, तो कमी आने से क्या होगा, रक्त का प्रवाह कम होगा, रक्त का प्रवाह कम होगा तो उसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रवाह कम होगा, ऑक्सीजन का प्रवाह कम होगा तो इसका मतलब सांस लेने में तकलीफ, सांस फूलने की बीमारी। देखे नहीं कि कुछ होते हैं हैंडपंप से अपने पास लगते हैं, तो वो इसी के कारण रखते हैं कि उनमें क्या होता है कि उनके रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। लेकिन हीमोग्लोबिन है क्या, आवश्यक अमीनो अम्ल है। मैंने आपको इसलिए यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन का एग्जांपल दिया कि प्रोटीन होते हैं जो, उनकी किसी भी एक की कमी हो जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, शरीर में कहने का मतलब वृद्धि और विकास में कमी आ जाएगी। जैसे नाखून की अगर कमी हो रही है, यानी नाखून के अंदर कहते हैं कि अपना टेढ़ापन आ रहा है, या फिर कहते हैं कि किसी के बाल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या है कि कैरोटीन नामक जो प्रोटीन है उसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। फिर अपने कह देते हैं कि ये तो पतला दुबला सा है, पतला दुबला किसके कारण है, तो अपने कह देते हैं कि इसमें मायोसिन नामक प्रोटीन की कमी हो रही है। तो ये सारे प्रोटीन के क्या होते हैं, कार्य होते हैं कि शरीर की वृद्धि और विकास में ये क्या करे, भूमिका निभाए। अगर अब ये प्रोटीन ही नहीं होंगे, प्रोटीन नहीं होंगे तो शरीर का विकास नहीं होगा, और शरीर का विकास नहीं होगा तो मतलब मृत्यु तक भी क्या हो सकती है, इंसान की हो सकती है। तो ऐसे टोटल 10 अमीनो अम्ल है जिनको अपने क्या नहीं करते, शरीर में अपना उनका निर्माण नहीं होता, और उनको अपने क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। इन 10 अमीनो अम्ल की अपने को एक ट्रिक से याद रखना है। वो ट्रिक क्या है कि टीवी मिला पात, टीवी मिला पात,
टीवी टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ से अपने को क्या करना है, इसको याद रखना है। टी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन से हो जाएगा। वी का मतलब वेलिन से हो जाएगा। एम का मतलब मिथियोनिन से हो जाएगा। फिर आई का मतलब आइसोल्यूसिन से हो जाएगा। फिर एल का मतलब लाइसिन से हो जाएगा। फिर एल का मतलब ल्यूसिन से हो जाएगा। फिर पी का मतलब यहाँ पर फेनिल एनिलीन से हो जाएगा। फिर ए का मतलब एडेनिन से हो जाएगा और टी का मतलब थ्रियोनिन से हो जाएगा और लास्ट में जो एच है, एच का मतलब हिस्टेडिन से हो जाएगा। कहोगे कि याद कैसे करोगे, तो एक दो बार अपने को क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपने आप माइंड में क्या हो जाएगा, यह सेट बैठ जाएगा। टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, बी का मतलब वेलिन, एम का मतलब मिथियोनिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, एल का मतलब लाइसिन, एल का मतलब ल्यूसिन, पी का मतलब फेनिल, ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थायोनिन और एच का मतलब हिस्टेडिन। ऐसे 2-3 बार आप खुद लिख के प्रैक्टिस करके देखोगे तो 10 के 10 अमीनो अम्ल आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये सूत्र माइंड में रख लेना और इसी टाइप से आपको क्या हो जाएगा, जो अमीनो अम्ल है उसका फर्स्ट वर्ड आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट वर्ड अगर आपको पता चल गया तो उसके बाद में आप अपने आप ही क्या कर लोगे, अन्य अमीनो अम्ल का यानी पूरा नाम लिख दोगे। जैसे टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिल, एनिलीन बोल सकते हैं जिसे। फिर ए का मतलब क्या हो जाएगा, एडेनिन, टी का मतलब क्या हो जाएगा, टी का मतलब थ्रियोनिन हो जाएगा और लास्ट में एच का मतलब हिस्टिडीन हो जाएंगे। ये 10 क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल है जिन्हें क्या करना पड़ता है, बाहर से भोजन से लेना पड़ता है। तो ये चीज अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो यहाँ तक अमीनो अम्ल की डेफिनेशन और आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे आपसे अनावश्यक अमीनो अम्ल के बारे में पूछ ले तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लिख सकते हो और कौन कौन से लिख सकते हो, और अन्य टाइप से लिख सकते हो जैसे ग्लाइसिन लिख सकते हो। ऐसे टोटल अपने क्या कर रखे, 20 अमीनो अम्ल दे रखे, जिसमें से 10 तो क्या है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है और 10 क्या है, सॉरी आवश्यक अमीनो अम्ल है और दूसरे 10 क्या है, जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है। वो 10 अनावश्यक अमीनो अम्लों में से कोई भी 2-3 याद कर लो और अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे कि अनावश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, तो जिनका निर्माण शरीर में हो जाता है, जिनके बाहर से भोजन या किसी भी माध्यम से अपने को शरीर में लेने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे अमीनो अम्ल को क्या बोल देते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल कह देते हैं। जैसे ग्लाइसिन हो जाएगा और जी का मतलब ग्लाइसिन हो गया, एक ही याद है मेरे तो अभी, और टाइप से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो उसके बाद में आता है कि पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। मैंने बताया था आपको जो कि अमीनो अम्ल होते हैं कि आपस में कौन से बंध द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड बंध से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। लेकिन ये पेप्टाइड बंध क्या होता है, तो एक सिंपल सा अपनों ने ग्लाइसिन का सूत्र देखा था, तो ग्लाइसिन का सूत्र क्या होता है, ये ग्लाइसिन का सूत्र होता है, अपने को पता है। इसी प्रकार से क्या होती है, यहाँ पर क्या COOH है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख के दिखा सकता हूँ ना, क्योंकि कार्बन की क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है, तो 4 वैलेंसी अपनी क्या करेगा, पूरी करेगा, मतलब 4 संयोजकता होती है, 4 संयोजकता अपनों ने पूरी करके दिखा दी। पेप्टाइड बंध में होता क्या है कि अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं। एक ग्लाइसिन ले लिया मैंने यहाँ पर, दूसरा क्या ले लिया, दूसरा ग्लाइसिन भी यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, मान लेता हूँ ये भी क्या है, ग्लाइसिन है, ये भी ग्लाइसिन का सूत्र था, ये भी ग्लाइसिन का सूत्र है, दोनों ग्लाइसिन के सूत्र है। क्योंकि अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे, दो ग्लाइसिन के अणु ले लिए मैंने, ये क्या करूंगा, इनको जोड़ के दिखाऊंगा। ये किस बंध से जुड़ेंगे, उस बंध को क्या बोल देंगे, अपने पेप्टाइड बंध बोल देंगे। तो ये जब जुड़ते हैं तो इसमें से होता क्या है कि एक जल के अणु का निष्कासन हो जाता है। जल के अणु का मतलब यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसे ऐसे दिखा सकता हूँ, एक OH यहाँ से निकल जाएगा और एक H यहाँ से निकल जाएगा, मतलब जल के एक अणु का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा और क्या बनेगा अपना H2N CH2 COO NH
CH2 C डबल O, यही बनेगा क्योंकि C के साथ में क्या जुड़ जाएगा, N जुड़ जाएगा, उसके बाद में सेम का सेम लिख देंगे। तो अब ये जो बंध बना है, इस बंध को क्या बोलते हैं अपने, पेप्टाइड बंध बोलते हैं। इस बंध को क्या बोलते हैं अपने, पेप्टाइड बंध बोलते हैं। सिंपल से अपने को डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। डेफिनेशन क्या रखनी है कि दो अमीनो अम्ल जब आपस में संयुक्त होते हैं तो वह जल के एक अणु का निष्कासन करते हैं और एक बंध का निर्माण करते हैं। उस बंध को क्या बोल देते हैं अपने, पेप्टाइड बंध बोल देते हैं। एक अमीनो अम्ल ग्लाइसिन का ये रहा, दूसरा अमीनो, मतलब दो अमीनो अम्ल हो गए। दो अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो एक जल के अणु का निष्कासन करते हैं और एक बंध का निर्माण करते हैं। उस बंध को अपने क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड बंध बोल देते हैं। तो अब इस पेप्टाइड बंध को कैसे दिखा सकता हूं मैं, पेप्टाइड बंध को इस टाइप से दिखा सकता हूं ना। ये क्या होता है अपना, पेप्टाइड बंध होता है CONH, CONH। यहाँ पर वैलेंसी इसकी दिखा दी कि ये क्या करेगा, जुड़ेगा, दूसरी वैलेंसी इसकी दिखा दी। या फिर डायरेक्ट आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, C इसकी वैलेंसी ऐसे छोड़ दी, N फिर N की वैलेंसी ऐसे छोड़ दी। लेकिन वैसे पूछे कि पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो आप, कोई रॉन्ग नहीं होगा आपका। ये आपका क्या होता है, पेप्टाइड बंध होता है। इसे आप क्या बोलते हो, पेप्टाइड बंध बोलते हो। तो सिंपल सी डेफिनेशन इतनी सी ध्यान में रखना कि दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे, जल के एक अणु का निष्कासन करेंगे, जिस बंध से जुड़ेंगे उस बंध को क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड बंध बोल देते हैं। और पेप्टाइड बंध का सूत्र क्या होता है, तो CONH होता है। अगर पूरा दिखाना है तो यहाँ पर NH2 दिखाओगे आप। अगर NH2 नहीं दिखाना चाहते तो आप इसके साथ में इस टाइप से लिख के दिखाओगे फिर आप इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना, पेप्टाइड बंध होता है। पेप्टाइड बंध के लिए अगर आप डायरेक्ट ये सूत्र यानी इस टाइप से लिख के दिखा सकते हो, या फिर ये एक संरचना लिख के दिखा सकते हो और इसे क्या कर सकते हो, ब्रैकेट के अंदर बंद करके दिखा सकते हो कि ये बंध क्या होता है, पेप्टाइड बंध होता है। अगर ये नहीं लिखना तो आपको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि ये क्या होता है, पेप्टाइड बंध होता है, क्योंकि इसके अंदर N जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर अगर एक H हटाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, N के साथ में बंध दिखाना पड़ेगा और इसके नीचे H दिखा दोगे आप, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, NH2 लिख सकते हो। दोनों में कोई रॉन्ग नहीं होगा आपका, दोनों में से कोई भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये पेप्टाइड बंध की डेफिनेशन थी। एक दो अमीनो अम्ल जुड़ेंगे, जल का अणु निष्कासन और किसका निर्माण करेंगे, पेप्टाइड बंध का निर्माण करेंगे। उसके बाद में आता है अपना सेकंड कि पेप्टाइड को भी आगे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे डाई पेप्टाइड हो गया, डाई पेप्टाइड बोल देते हैं, डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, ट्रेटा पेप्टाइड। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें होगा क्या, डाई के अंदर क्या होंगे, दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे। ट्राई में क्या होंगे, तीन अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे। ट्रेटा में क्या होंगे, चार अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे। डाई में जब दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो एक पेप्टाइड बंध का निर्माण करेंगे। ट्राई में जब तीन अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो दो पेप्टाइड बंध का निर्माण करेंगे। और ट्रेटा में जब अमीनो अम्ल चार अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो कितने बंध का निर्माण करेंगे, तीन बंध का निर्माण करेंगे। अमीनो अम्ल और इसे बोलेंगे पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। डेफिनेशन कैसे दोगे, डाई पेप्टाइड के अंदर दो अमीनो अम्ल आपस में एक पेप्टाइड बंध के माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ट्राई पेप्टाइड में इसके अंतर्गत तीन अमीनो अम्ल जुड़ते हैं और दो पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत चार पेप्टाइड यानी चार अमीनो अम्ल जुड़ते हैं और तीन क्या होते हैं, तीन पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। दो वाला तो अपनों ने देखा था, जैसे ग्लाइसिन ग्लाइसिन जुड़े थे दो अमीनो अम्ल और एक किसका निर्माण कर रहे थे, पेप्टाइड बंध का निर्माण कर रहे थे। उसी प्रकार से तीन में क्या होंगे, तीन जुड़ेंगे अमीनो अम्ल और क्या करेंगे, दो पेप्टाइड बंध का निर्माण करेंगे। टेट्रा में क्या होंगे कि चार अमीनो अम्ल जुड़ेंगे और किसका निर्माण करेंगे, तीन पेप्टाइड बंध का निर्माण करेंगे। जैसे अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, ट्राई का ले लेते हैं। अपनों ने अभी देखा था
कि दो अमीनो अम्ल H2N CH2 C डबल H प्लस में H2N CH2 C डबल OH। ये अपनों ने डाई में देखा था। इसमें किया क्या था अपनों ने, इसकी लास्ट में संरचना ऐसे दिखाई थी और क्या किया था कि एक जल के अणु का निष्कासन किया था और किसका निर्माण कर लिया था अपनों ने, इसका निर्माण किया था। इसके अंदर हो क्या रहा था, एक पेप्टाइड बंध बन रहा था और दो अमीनो अम्ल क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। तो डाई पेप्टाइड में क्या हो रहा है कि दो अमीनो अम्ल जुड़ रहे हैं और एक किसका निर्माण हो रहा है, एक पेप्टाइड बंध का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से अगर ट्राई में देखेंगे तो इसी सूत्र को मैं ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट, CH2 NH2 CH2 C डबल NH CH2 C डबल OH। ये अपनों ने क्या किया था, डाई पेप्टाइड का सूत्र लिख दिया डायरेक्ट। इसमें हो क्या रहा है कि एक पेप्टाइड बंध बन रहा है और दो अमीनो से क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। अगर एक तीसरा और जोड़ दो इसके साथ में H N H CH2 C डबल OH, होगा क्या, एक जल के अणु का फिर निष्कासन कर देंगे ये और किसका निर्माण कर लेंगे, NH2 CH2 C डबल NH CH2 C डबल NH CH2 C डबल H। एक पेप्टाइड बंध ये रहा, दूसरा पेप्टाइड बंध अपना ये रहा। ट्राई पेप्टाइड में क्या हो रहे हैं, एक दो तीन, तीन क्या हो रहे हैं, अमीनो अम्ल जुड़ रहे हैं और कितने का निर्माण कर रहे हैं, एक और दो, दो पेप्टाइड बंध का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार से टेट्रा में क्या हो जाएगा, एक वापस क्या हो जाएगा, अमीनो अम्ल जुड़ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, OH निष्कासित हो जाएगा और सेम वही प्रोसेस क्या हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल OH निकलेगा, ONH CH2 C डबल OH, ये क्या हो जाएगा, तीसरा पेप्टाइड बन जाएगा अपना। इसी टाइप से क्या करना है, अपने को दिखाते जाना है। तो डाई पेप्टाइड के अंदर दो जुड़ते हैं अमीनो अम्ल और एक पेप्टाइड बंध का निर्माण। ट्राई के अंदर तीन अमीनो अम्ल जुड़ते हैं और एक और दो पेप्टाइड बंध का निर्माण। टेट्रा के अंदर चार जुड़ते हैं और कितने अमीन पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है, तो तीन पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। ये कुछ क्लासिफिकेशन थी पेप्टाइड बंध की, ठीक है। तो आपसे डाई पेप्टाइड बंध के बारे में पूछ ले या फिर डाई पेप्टाइड के बारे में पूछ ले, तो आपको डायरेक्ट इतना ही लिखना है कि डाई पेप्टाइड के अंदर दो अमीनो अम्ल जुड़ेंगे, एक पेप्टाइड बंध का निर्माण होगा। ट्राई के अंदर तीन जुड़ेंगे, दो पेप्टाइड बंध का निर्माण होगा। टेट्रा के अंदर चार जुड़ेंगे और कितने का निर्माण होगा, तीन का निर्माण होगा। तो ये डेफिनेशन अपने आप माइंड में रख सकते हो। कैसे, डाई का मतलब दो अमीनो अम्ल एक पेप्टाइड बंध, ट्राई का मतलब तीन अमीनो अम्ल दो पेप्टाइड बंध, टेट्रा का मतलब चार अमीनो अम्ल और कितने का निर्माण, तीन पेप्टाइड बंध का निर्माण। तो ये पेप्टाइड बंध के बारे में था और पेप्टाइड का क्लासिफिकेशन था। उसके बाद में आता है कि इन अमीनो अम्ल को जो ये प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन का क्या कार्य होता है। तो कार्य अपनों ने पहला देख लिया था, ये क्या करते हैं, जैविक वृद्धि में सहायक होते हैं। जैविक वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे हमारे शरीर यानी जो ये नाखून होते हैं, नाखून हो गया, जीवधारियों में जो शरीर पर बाल उगते हैं, जैसे अपने शरीर पर जो बाल उग रहे हैं, उन बालों की वृद्धि के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो कौन सा प्रोटीन होता है, तो केरोटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। केरोटिन नामक प्रोटीन की वृद्धि से क्या होता है, हमारे नाखून में वृद्धि होती है और बालों में वृद्धि होती है। अगर केरोटिन नामक ये नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, नाखून में वृद्धि नहीं होगी और टाइम आने से पहले क्या हो जाएंगे, गंजे हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, जैविक वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा और भी होते हैं, जैसे उत्तक की वृद्धि के लिए, उत्तक की वृद्धि के लिए कौन सा प्रोटीन यानी जो उत्तक के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, ग्लोबिन्स होता है।
क्लोमिन्स नामक प्रोटीन पाया जाता है। ऊतकों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो क्लोमिन्स नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो भी क्या करता है, ऊतकों की वृद्धि में सहायक होता है। उसी प्रकार से जो अपनी मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों में की वृद्धि के लिए कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो मायोसिन नामक प्रोटीन क्या होता है? सहायक होता है। मायोसिन नामक क्या होता है? प्रोटीन सहायक होता है। यहाँ अपने देख रहे हैं मांसपेशियों की वृद्धि के लिए मायोसिन नामक प्रोटीन, ऊतक की वृद्धि के लिए क्लोम्बिन्स नामक प्रोटीन। उसी प्रकार से जो नाखून हो गए, बाल हो गए, उनकी वृद्धि के लिए केरोटीन नामक प्रोटीन। मतलब इससे ये डिसाइड होता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो शरीर की जो संरचना होती है उनकी वृद्धि के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो संरचना की वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। पहले इनका क्या था? ये कार्य था। सेकंड कार्य आता है इनका उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, या फिर अपने ये बोल सकते हैं एंजाइम के रूप में। अपने शरीर के अंदर जो जितनी भी क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है, जैसे कोई पाचन की क्रिया हो रही है तो श्वसन की क्रिया हो रही है, अपने बोल रहे हैं तो उसकी यानी जो मुंह के अंदर लार होती है, लार के अंदर जो क्रियाएं होती है, वो सारी क्रियाओं के लिए जो उत्प्रेरक होते हैं, यानी इन अभिक्रियाओं को क्या करने के लिए, गति देने के लिए, कौन सी क्रिया कितनी तेजी से करनी है, कौन सी क्रिया कितनी कमी से करनी है। जैसे अगर शरीर के अंदर क्या होता है कि कुछ समय तक अपने खाना नहीं खाते तो अपने देखते हैं कि अपने 2-3 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन अपने अगर सामान्य रूप से देखते हैं तो एक दिन में अगर खाना नहीं खाते तो बहुत भूख लगने लग जाती है, शरीर में कमी आने लग जाती है। उस सिचुएशन के अंदर क्या करता है, ग्लूकोज जो अपने शरीर के अंदर संचित होता है उसे बाहर निकालने के लिए सक्रिय कौन होता है? ये प्रोटीन ही सक्रिय होते हैं। ऐसी स्थिति में तो ये निकालते ही नहीं, संचित कर लेते हैं, लेकिन कब निकालना है उनको, यानी ये टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि अब क्या करना है, इस अभिक्रिया को तेजी देनी है, अब क्या करना है, इस अभिक्रिया को रोकना है। इसलिए अपने कह सकते हैं कि उत्प्रेरक होते हैं वो जो शरीर के अंदर अपनी जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी रासायनिक क्रिया हो रही है वो प्रोटीन होते हैं, वही क्या करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो सेकंड वर्ग इनका क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक के रूप में। थर्ड इनका वर्ग क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक के रूप में यूज हो गया तो हार्मोन के स्रावन में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। जैसे अपने जो थायरोक्सिन नामक ग्रंथि से थायराइड नामक ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, उसी प्रकार से जो अपने पाचन तंत्र है, मतलब अग्नाशय के अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। प्रोटीन ही क्या करता है, इनको संचालित करता है, स्रावन करता है, प्रोटीन ही क्या करता है, इन पर नियंत्रित करता है। तो विभिन्न प्रकार के हार्मोन के स्रावन में भी क्या होता है, ये प्रोटीन यूज किया जाता है। उसी प्रकार के से फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं अपने, ऑक्सीजन के वाहन में, ऑक्सीजन की सप्लाई में बोल सकते हैं अपने। ऑक्सीजन की सप्लाई में कैसे, तो अपने शरीर के अंदर जो रक्त है, रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जो प्रोटीन का ही तो बना होता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा, अपने को पता है कि शरीर में यानी जो सांस ऑक्सीजन का गति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो सांस की बीमारी है वो क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं, वृद्धि, विकास, सहायक आदि के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। उपयोग पूछे तो 3-4 अपने क्या कर सकते हैं, इनके उपयोग बता सकते हैं। जैसे जैविक संरचना में यानी शरीर की संरचना की वृद्धि में, उत्प्रेरक के रूप में, एंजाइम के रूप में, हार्मोन्स के स्रावन में, ऑक्सीजन के वाहन में, मांसपेशियों को शेड्यूल करने में, या फिर ऊतकों की वृद्धि में, ये सारे क्या होते हैं, इसके यूज होते हैं। तो इनमें से कोई भी आप 2-3 पॉइंट लिख के क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो यहाँ पर अपना प्रोटीन टॉपिक कंप्लीट होता है। कल एंजाइम देखेंगे। थैंक यू।